हेलो हेलो हेलो। हाय। हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल और विजिबल ना? मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ भाई? हाँ, मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ। हेलो। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो क्या हाल चाल है मेरे रसगुल्लो, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों? कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? शाबाश, यस दीदू, यस दीदू। अरे वाह, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। चलो, एक बार बता दो, कल का चैप्टर सबको क्लियर हो गया है? कल का चैप्टर सबको क्लियर हो गया है? हाँ, अच्छी लग रही हूँ ना मैं आज? देखो आज थोड़ा सा ना लिपस्टिक मैंने डार्क कर ली तो अच्छी लग रही हूँ। चलो, नहीं क्लियर हुआ, एक बार पढ़ना खुद से, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज से शुरू करने जा रहे हैं हम अपना नया काव्य खंड का एक पोयम, कविता कह लो, बहुत प्यारी कविता है, श्रद्धा मनु और गीत। ठीक है, तो पहले तो हम श्रद्धा मनु पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गीत पर आएंगे। अब देखो, श्रद्धा मनु कविता जो है हमारी, वो है तो बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, श्रद्धा मनु कविता जो है हमारी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारी कविता है। लेकिन 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 इसको आपको समझने के लिए एक मूवी की तरह देखना होगा। जैसे कोई पिक्चर नहीं चलती रहती है ना, जैसे कोई मूवी चलती रहती है, जैसे कोई पिक्चर चलती रहती है, वैसे तुम लोगों को इस कविता को देखना होगा। आपने बहुत सारी कह सकते हो प्रेम प्रसंग वाली पिक्चर्स देखी होंगी, मूवी देखी होंगी, है ना, जिसमें प्यार भी है और डर भी है, धोखा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो श्रद्धा मनु का भी कुछ ऐसा ही सीन है। हमारी श्रद्धा और मनु की जो कहानी है, वो एक अलग लेवल की कहानी है ना। अलग लेवल इन द सेंस कि जब तक हम उसको एज अ मूवी नहीं समझेंगे, तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा। आपने हीर रांझा के बारे में सुना होगा, आपने लैला मजनू के बारे में सुना होगा। तो ये लोगों की कहानियां कब आई? जब दुनिया बन चुकी थी, जब लोग इस धरती पर आ चुके थे। ठीक है, लेकिन आज जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, श्रद्धा और मनु, इन दोनों की जो बातें हैं, इन दोनों की जो कहानी है, ये तब की कहानी हम लोग जानते हैं जब दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं बचा था, जब प्रलय आया था और प्रलय के कारण सब चीजें नष्ट हो गई थी, सारी चीजें खत्म हो गई थी और इस धरती पर सिर्फ एक मनुष्य बचा था जिसका नाम था मनु। उन्हीं को कहा जाता है हमारे पूर्वज, मनुष्य के पूर्वज मनु को ही कहा जाता है। ठीक है, मनु ही वो है जिनको हमारा पूर्वज कहा जाता है। समझे? तो इस पूरी पोएम को समझने में आपको ना थोड़ी सी चीजें पे ध्यान देना होगा। देखो, इसमें के शब्द कठिन है, ठीक है, चलो कठिन है, कोई बात नहीं, वो मैं समझा दूंगी। मैं एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार बताऊंगी, नहीं समझ में आएगा बेटा आप बार बार पूछ लेना। ठीक है, लेकिन इसको पूरा एज अ मूवी समझना कि एक मूवी चल रही है आपके सामने, है ना, एक सिनेरियो बताया जा रहा है कि समुद्र का किनारा है, वहां पर रेत चमक रही है, रेत ऐसे चमक रही है जैसे मानो कोई किरण पड़ रही हो, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है बड़ा शांत उदास मन के साथ, लेकिन वो व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, जिसको देख के जो कोई अगर उसको देख ले वो उस पर मोहित हो जाए, है ना। फिर एक स्त्री की एंट्री होती है, एक लड़की की एंट्री होती है, वो इतनी सुंदर, अप्सरा से भी सुंदर, पतली काया, गोरी चिट्टी, नीले वस्त्र में, ठीक है, जिसमें उसका आधा वपू ढका हुआ है, आधा शरीर में, पहले समय पे कहां पूरे कपड़े होते थे, है ना, तो वो आधे शरीर पे ढकी हुई थी, आधे शरीर में उसके वस्त्र था, आधा शरीर खुला, गोरा चिट्टा शरीर, है ना, सुंदर सुंदर उसकी गुलाबी ओंठ, ऐसा लग रहा था मानो बादलों में बिजली के फूल खिलो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे, एक मूवी की तरह देखेंगे, फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, बात करके वो उसको जानने की कोशिश करती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है, तुम कहां से आए हो, तुम इतने परेशान क्यों हो, है ना, वो उसको जानने की कोशिश करती है। फिर वो उसको समझाती है, वो कहता है कि दुनिया में सब लोग चले गए, मुझे ही क्यों इस दुनिया में मैं बचा अकेला, मैं अकेला यहाँ क्या करूं, है ना, अब मैं अकेले यहाँ पर क्या करूं, मेरा तो जीवन ही खराब है, मैं क्या करूंगा। फिर श्रद्धा उसको समझाती है
है ना। श्रद्धा ने फिर उसको समझाया कि देखो ये तुम जो अकेले बचे हो ये कोई अभिशाप नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए वरदान है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए वरदान भेजा है कि तुम जाओ धरती पर जाकर तुम देखो, मतलब मुझसे तुम्हारा मेल हो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। ठीक है, देखो एक तरीके से मैं पूरी पोयम की समरी तुम लोगों को बता रही हूं। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुम पसंद आ गए हो, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और हम दोनों मिलकर अपने इस जीवन को आगे बढ़ाएंगे और इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। मतलब हम शादी करेंगे, शादी करने के बाद हम बच्चे पैदा करेंगे और उन्हीं बच्चों से हमारी जनरेशन भी आगे बढ़ेगी। तो ऐसी कुछ कहानी है इस पूरी पोयम की जो कि बहुत प्यारी है। अच्छा एक बार बता दो इस कविता के लेखक कौन है, फटाफट बता दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए फटाफट। मैम मुझे भी वरदान मिला है। कौन सा वरदान तुमको मिल गया है जी? हैं 12th में टॉपर बन जाना, तब जान जाएंगे तुमको वरदान मिला है। चैलेंज दे रही हूं, तुमको टॉपर बनना होगा, तभी हम तुम्हारी बात पे विश्वास करेंगे कि तुमको वरदान मिला है। जल्दी से बताओ। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, शाबाश। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, कौन से काव्य से लिया गया, मतलब उनकी एक रचना, एक खंड काव्य है, वो कौन सी खंड काव्य है? जल्दी से बताइए। उनका जो खंड काव्य है वो कौन सा खंड काव्य है? 12th में पढ़ी थी तो 12th में तो पढ़ रहे हो तुम। कामायनी, शाबाश। तो बेटा यहां से ये चीज याद रखना कि कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है और उसी के ये दोनों अंश हैं। इसी के ये दोनों क्या है बेटा जी? अंश। ध्यान रहेगा आप लोगों को, ध्यान रहेगी ये चीज। हाँ, अब जब जयशंकर जी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान भी लेते हैं कि ये कौन थे, इनके लेखन की शुरुआत कहां से हुई, उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो आपको क्या लिखना है कि छायावाद के प्रवर्तक बेटा जी और उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक अत्यंत प्रतिष्ठित सुंघनी साहू के वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था बेटा जी? 1889 ईस्वी में काशी अर्थात बनारस के एक सुंगनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू, पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके दादाजी का नाम क्या था बेटा? पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और दादाजी का नाम शिवरतन साहू था। ठीक है, माता पिता एवं बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय और परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा। मतलब इनके माता पिता का बहुत जल्दी मतलब मृत्यु हो गई थी। देहावसान का मतलब होता है बड़े माता पिता का, बड़े भाइयों का बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ही कम एज में इनको अपना व्यवसाय संभालना पड़ा और अपने परिवार की भी सारी जिम्मेदारी बेटा इनके ऊपर आ गई। अब सोचो, आज हम यहाँ पर जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल में भी क्लासेस ले रहे हैं, खुद से भी पढ़ रहे हैं, तब भी हमको कायदे से इंग्लिश और हिंदी बोलनी नहीं आती है, पढ़ना नहीं आता है। और इन्होंने घर पर ही रहकर अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मतलब सोचो कि हमको ये नहीं पता कि आमी को नको पता, जो भी बोलते हैं भाई बांग्ला में बोलते हैं, हमको नहीं पता कि बांग्ला में कैसे बोला जाता है, हमें नहीं पता कि उर्दू में हम कैसे फरमान पेश करते हैं, हमें नहीं पता फारसी में क्या होता है। पर इन्होंने घर में ही रहकर गहन अध्ययन किया। गहन मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई की। ठीक है, तत्पश्चात इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। ये सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ाई किए थे और कौन से कॉलेज में? क्वींस कॉलेज में जाकर इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की।
अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा की जीवित रखा। मतलब इनका पैतृक कार्य क्या था भाई? व्यवसाय देखना, बिजनेस देखना, है ना। साहू और जो अग्रवाल लोग होते हैं, इनका बिजनेस का ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन लोगों ने, इन्होंने अपने कार्य को भी देखा, जो पैतृक कार्य होता है उसको भी देखा, और साथ ही साथ इन्होंने अपने काव्य प्रेरणा, मतलब जो कविता लिखने की एक चाहत थी, कविता लिखने की जो इनकी इच्छा रही हमेशा से मन में, वो बना के रखा था। इनका आमी तोमा के बालोबाशी, ये जरूर तुमको पता होगा, गधा नहीं तो। मैडम जी पाए लागी खुशी रहा भैया। इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय नहीं, मैं साहित्यिक परिचय कह रही हूं, साहित्यिक परिचय पे लिखूंगी, ठीक है। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट कर लो इस चीज को, चाहे कॉपी में अलग से लिख लो कि जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। अत्यधिक विषम परिस्थितियों की जीवटता के साथ झेलते हुए यह गुणग्राही साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व स्वर्ण सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर सन 1937 को काशी में निधन को प्राप्त हो गया। मतलब बहुत ही कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम आयु में क्या हो बेटा? इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चा। क्लियर है? वैश्य परिवार होता है बेटा। वैश्य मतलब जैसे हमारे चीजें होती है ना, जैसे हम लोग ने शुरुआत में 4 वर्णों में बांट दिया था लोगों को, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वो वैश्य परिवार है, ठीक है। इनकी बहुत कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरा ना एक बच्चे से सवाल है, वो हमेशा मेरे को भाभी भाभी बोलता रहता है। एक बात बताओ यार, तुम किस एंगल से हमको भाभी बोलते हो? मतलब ऐसा कौन सा तुम रिश्ता जोड़ के बैठे हो जो हमको भाभी बोलते हो? बताओ। मेरे हस्बैंड तुम्हारे भाई है जो तुम मेरे को भाभी बोलते हो? पहली बात तो मेरे हस्बैंड का ही अता पता नहीं है, पता नहीं कौन से रेगिस्तान में कुआं खोदने चले गए, आज तक पानी नहीं मिला कि लेके आ जाए यहाँ पे। बताओ भाई। मेरे को आज तक मेरे हस्बैंड का पता नहीं चला कहां पर है कहां नहीं है। तुम लोग अलग से मेरे को भाभी भाभी बोलते रहते हो हैं? ऐसी मस्ती ना करो, दीदी बोल लो, तुम बुआ बोल लो भाई, वो मंजूर है मेरे को। भाभी कौन बोलता है जी? है? एक तो मेरे को खुद ही नहीं पता तुम्हारे भैया कहां गायब है। भगवान ने भेजा है कि नहीं भेजा मेरे को तो ये भी नहीं पता। चलो हाँ, मौसी बुआ दीदी जो बोल रहा बोला, भाभी ना बोला करो। कल को चाची बोलने लगोगे, फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या बोलने लगोगे। चलो अब देखो, यहां से इनका साहित्यिक परिचय शुरू होता है। ये यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां तक तो इनके जीवन के बारे में जाना, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई इनका साहित्यिक परिचय, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। उन्होंने प्रेम को बहुत अत्यधिक तरीके से प्रकट किया है, ठीक है। उन्होंने प्रेम को बहुत ही प्यारे ढंग से दिखाया है अपनी कविताओं में कि प्रेम क्या होता है, असल मायने में प्रेम क्या होता है, उन्होंने अपनी कविताओं में बताया है। साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवीयता से प्रेरित था। लोगों के ऊपर भी ध्यान रहा कि किस तरीके से लोगों को दिखाना। साहित्यवादी जीवनाभिमुख व्यक्ति थे, ठीक है, साहित्य से जुड़े हुए थे, साथ साथ जीवन से भी जुड़े थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी को नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम प्रतीक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी आदि शामिल है। 4 प्रबंधात्मक कविताएं हैं। शेर सिंह का समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता अत्यंत चर्चित रही हैं।
नाटक के रूप में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, अजात शत्रु, प्रायश्चित आदि इनके नाटक के अंतर्गत आए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर उपन्यास की, तो कंकाल, तितली एवं ईरावती इनकी रचनाएं रही हैं, लेकिन जो हमारी ईरावती है वो अपूर्ण रचना रही है इनकी। ठीक है, कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशद्वीप, आंधी आदि रही है। निबंध संग्रह में काव्य और कला ये रही है। क्लियर है? चलो अब हम शुरू करते हैं गीत। अच्छा गीत ही है क्या? पहले गीत पढ़ा जाए, फिर उसके बाद हम लोग उस पे आएंगे अपना श्रद्धा मनु पे। पहले गीत पढ़ेगी श्रद्धा मनु पढ़े? जल्दी से बताओ, बताओ भैया, कहा पढ़ी? गीत पढ़ेगी श्रद्धा मनु पढ़ी? बताओ। बिल्कुल साहित्यिक परिचय आप बना के लिख सकते हो। अब आप लोग को बता दूं, बना के जितना लिखोगे और सही लिखोगे तो आपको उसमें नंबर ज्यादा मिलेंगे। मीठा कर दिए जी, चाय नहीं है, कॉफी है, कॉफी। तुम लोगों के लिए कुछ लाए हैं, सोचो क्या लाए हैं, बताओ जल्दी से बताओ क्या लाई होंगी मैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैम आप कब गलत पकड़ी है जल्दी से बताओ, तुम लोग के लिए कुछ लाए हैं, देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? हाँ, ए जान गए नमकीन ये देखो, देखो 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 देखो, अच्छी है, आलू आलू। हम्म, कहते हैं नैन मेरे या नैन से कौन ना, मेरे कान में है जो बाली, मैंने तेरे खातिर डाली। दो सहेलियों को बना रही हूँ, कोई लड़का इसमें ये नहीं बोलेगा कि मैडम हम लोगों की शक्ल क्यों नहीं बनाते हो, क्योंकि यहाँ पर दो सहेलियों की बातें हो रही है, इसलिए उनकी दोनों की शक्ल सुंदर सुंदर सी बना रही हूँ। ठीक है, और कोई मेरी ड्राइंग का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे से सुंदर ड्राइंग इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता है, ये जाने रहना। ठीक है, सुंदर है, ये भी सुंदर है। ठीक है, देखो दो सहेलियां होती है हमारी, ठीक है, दो सहेलियां होती है, एक का नाम होता है सोनी, एक का नाम होता है मोनी। सोनी को कविताएं बहुत पसंद है, ठीक है, इनके बाल नहीं दिखाई दे रहे क्या? सफेद बाल कर देती हूँ, थोड़ा सा ग्रेश आजकल चला है ना, आजकल बहुत चला है ग्रेश हेयर, तो मैं व्हाइट का ट्रेंड ला देती हूँ। ठीक है, अब सुंदर लगने लगी होंगी। ये काली काली आंखें तोरोरो तोरोरो, गुलाबी आंखें, लिपस्टिक भी लगा दी मैंने लाल रंग की, लाली। ठीक है, अब समझो, हाँ, दो सहेलियां होती हैं, ठीक है, एक का नाम होता है सोनी, एक का नाम होता है मोनी। अब ध्यान से सुनना, मोनी सो रही होती है और सोनी उसको जगाने जाती है। ठीक है, इस कविता को समझने के लिए इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा।
मोनी सो रही होती है और सोनी जो होती है, ड्राइंग के लिए कोई नहीं बोलेगा, बहुत सुंदर बनाती हूं मैं, देख लेना आने वाले समय में यही मिस इंडिया मिस यूनिवर्स बनेंगी, ठीक है। सुनो अभी, तो मोनी सो रही होती है, सोनी उसको जगाने जाती है। अब सोनी का जगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब सोनी के जगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है, ठीक है, आप समझना। सोनी मोनी से कहती है, बहन उठ जा, उठ जा बहन, रात जा चुकी है। लेकिन जो हमारी सोनी होती है वो होती है हिंदी की बहुत ही होनहार स्टूडेंट, ठीक है। वो कौन होती है, वो हिंदी की बहुत ही होनहार स्टूडेंट होती है। तो वो मोनी को इस तरह नहीं जगाती कि बहन उठ जा सुबह हो गई, वो कहती है कि विभावरी चली गई है, जाग जा। विभावरी क्या होता है, वो रात का पर्यायवाची होता है। विभावरी क्या होता है, रात का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। तो सोनी मोनी से कहती है, बहन उठ जा, रात गई अब तो जाग जा, ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब सोनी कहती है मोनी सो ही रही है, साथ साथ में अपने अलंकार का भी अभ्यास कर लूं। तो अलंकार का अभ्यास करने के लिए वो क्या कहती है कि मुझे जो सबसे ज्यादा कठिन लगता है वो लगता है रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक अलंकार में तो समझ ही नहीं आता है ना। रूपक अलंकार में समझ ही नहीं आता है कि कब इसको किसका रूप दे दिया जा रहा है, कब इसको किसका रूप दे दिया जा रहा है। तो सोनी मोनी से कहती है कि अंबर, फिर उसको पर्यायवाची याद आ गई। अंबर किसकी पर्यायवाची होती है बच्चा, अंबर होती है आसमान की, ठीक है, आकाश की, आकाश की। यहां पर आकाश की गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, आकाश की बात हो रही है, आसमान, स्काई, स्काई, ऊपर वाले स्काई, ठीक है। अब समझो कि वो कहती है कि आकाश रूपी पनघट, पनघट जानते हो किसको कहते हैं, पनघट जानते हो किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ, पनघट किसको कहते हैं, कोई बताएगा मेरे को। वो गाना सुना है, भोर भई पनघट में मोरा शाम पिया नहीं आए। पनघट का मतलब होता है नदी का किनारा। पनघट का मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। कुआं नहीं कहते बेटा, नदी के किनारे को हम पनघट कहते हैं। कोई सी भी नदी हो उसको हम पनघट कहते हैं। पन मतलब पानी, घट मतलब घाट, तो पानी का घाट अर्थात नदी का किनारा। क्लियर बच्चा। तो वो कहती है कि आकाश रूपी नदी के किनारे पे, अर्थात उसने आकाश को एक नदी बना दी। आकाश को क्या बना दिया, आकाश को उसने एक नदी बना दी और उसके किनारे को उसने पनघट बना दिया। में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। तारा, तारा का मतलब होता है सितारा। तारे जानते हो ना, आसमान में स्टार्स, तो वो होते हैं तारे। घट मतलब होता है घड़ा। अब यहां पर घट का मतलब आपने मैडम जी घाट बताया था, अब घट का मतलब घड़ा बता रहे हो। मैंने कहा ना कि अलग अलग अर्थ भी आते हैं। तो पहली बात तो इस पूरे में रूपक अलंकार है, ठीक है। भोर भई पनघट पे, यहां पर इसका मतलब है घड़ा। उषा का मतलब होता है प्रभात। प्रभात जानते हो, जब रात बीतती है, कभी 4 बजे उठ के देखना, गर्मियों में 4, 4:30 के लगभग, 5 के लगभग, क्या होता है कि एकदम मतलब ऐसा मौसम होता है कि एक तरफ हल्का हल्का नीलिमा छाई होती है, नीली नीले रंग का आसमान होता है, एक तरफ से ऐसे पूरब की ओर देखेंगे तो एक अलग तरीके का लालपन दिखाई देता है, ऑरेंज सा, लाल सा, है ना, सुंदर सा कलर्स का मिक्सचर दिखाई देता है, और उसमें ना एक अलग ही प्रकार की उषा उषा मतलब किसको बोलते हैं, प्रभात को बोलते हैं, भोर को बोलते हैं। भोर का समय जो होता है बड़ा सुंदर दिखता है। कभी 4:30 बजे काम करना कि तुम लोग 4:30 बजे उठ के देखना आसमान को, तो वो ऐसा लगेगा कि मानो कि कोई स्त्री निकल के अपने आंचल से सारे आसमान को ढक रही हो, रंग बिरंगी साड़ी पहन के, ठीक है। खग कुल 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 सा बोल रहा। अब यहां पर कौन सा अलंकार है, खग कुल 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 सा बोल रहा।
कुल 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 सा बोल रहा, खगकुल, कुल का मतलब होता है सभी और कुल कुल का मतलब होता है आवाज। तो मैंने तुम लोगों को अलंकार में बताया था ना, कौन सा अलंकार ऐसा है जिसमें एक शब्द कई बार आता है पर उसके अर्थ अलग अलग है। ठीक है, एक अलंकार मतलब बताया था ना कि किसी पंक्ति में अगर एक शब्द कई बार आता है और उनके अर्थ अलग अलग है तो कौन सा होता है बच्चा? अनुप्रास तो हो गई, चलो का वो हो गया। इसमें अनुप्रास के अलावा क्या होगा? यमक अलंकार। बेटा रूपक अलंकार हमारा सिर्फ इन 2 लाइन में है, इसमें हमारी यमक अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक कुल का मतलब अलग है और एक कुल कुल का मतलब अलग है। ठीक है, तो यहां पर यमक अलंकार होगा। पहले इसमें अलंकार वगैरह जान लेते हैं। फिर कहता है किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ये आ गया फिर से रूपक अलंकार। ठीक है, अब समझो यहां पर मानवीकरण अलंकार आएगा, लतिका भरलाई, लतिका जो होती है, मानवीकरण अलंकार भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समझो क्या बोलते हैं कि बीती विभावरी जागरी। तो सोनी मोनी की कहानी है, 2 सहेलियां होती हैं, दोनों सहेलियों में से एक सहेली सो रही होती है, चाहे सोनी को सुला दो चाहे मोनी को सुला दो। तो एक सहेली दूसरी सहेली को जगाते हुए क्या कहती है कि बीती विभावरी जागरी, कि रात बीत चुकी है अब तो जाग जा, रात बीत चुकी है अब तो जाग जा। समझे बच्चा? वो क्या कहती है अपनी दूसरी सहेली से कि अब रात बीत चुकी है अब जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी की, देख अंबर रूपी पनघट में, मतलब अंबर रूपी नदी के किनारे पर डुबो रही। डुबोना जानते हो ना, जैसे चाय में बिस्कुट डुबोया जाता है, बाल्टी में गिलास डुबोया जाता है, नदी में मटका डुबोया जाता है, वही डुबोना। कि अंबर अर्थात आसमान रूपी किनारे पर डुबो रही। क्या डुबो रही बेटा? वो क्या डुबो रही है कि देख उठ, देख आसमान रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट। तारा घट का मतलब होता है तारा रूपी घड़े को, तारा रूपी घड़े को। ठीक है, तारा रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा प्रभात को बोला गया, भोर को बोला गया है। और नागरी का मतलब होता है स्त्री, सुंदर स्त्री, चालाक स्त्री, सुंदर स्त्री, चालाक स्त्री। ठीक है, सुंदर कह सकते हो, सुंदर स्त्री, चालाक स्त्री। नागरी का मतलब होता है सुंदर स्त्री। ठीक है, तो फिर से समझना, इतनी लाइन को फिर से समझना। कहती है कि हे सखी अब तुम उठ जाओ, हे सखी अब तुम उठ जाओ, क्योंकि रात बीत चुकी है। देखो उस आसमान रूपी पनघट में ये प्रभात रूपी स्त्री सभी तारे रूपी घड़े को डुबा रही है। जब सुबह होती तो तारे छिपने लग जाते ना, तारा ने वो जो अब बताए ना, जो लालिमा निकलती है, जो भोर का सुबह, भोर का सवेरा होता है, तो उसमें लालिमा के कारण वो तारे तारे धीरे 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 छुपने लगते हैं, है ना। तो वही बात यहां बोली गई है बच्चा जी कि तारा रूपी जो घड़े हैं उनको प्रभात रूपी जो स्त्री है, नागरी का मतलब बेटा स्त्री होता है, तो प्रभात रूपी जो स्त्री है, उषा रूपी जो स्त्री है, वो डुबो रही है अपनी रोशनी से। ये 4 लाइन क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ भाई। सही बता रही हूं, इतना डीपली अगर मुझे मेरे टाइम पे पढ़ा दिया गया होता ना, तो शायद आज हम हिंदी कहां पहुंच चुके होगा। छोड़ो, तुम होगा, बताओ। क्लियर बा? क्लियर बा भैया? चतुर को भी बोलते हैं, चालाक को भी बोलते हैं, सुंदर को भी बोलते हैं। नागरी मतलब होता है चतुर स्त्री। ठीक है, चतुर स्त्री भी कह सकते हैं। बेटा इतना डीपली पढ़ाई अभी भी अगर क्लियर ना हो तो फिर क्या बोले हम तुमको। फिर से देखो, एक सखी दूसरी सखी को जगाते हुए कहती है कि हे सखी उठ जाओ, रात बीत चुकी। विभावरी का मतलब रात होता है, रात बीत चुकी है। देखो अंबर रूपी पनघट पर, मतलब आसमान रूपी पनघट पर डुबो रही जो प्रभात रूपी सवेरा है, प्रभात रूपी जो सुबह है। ऑडिबल हूं मैं? हेलो हेलो हेलो, जो आवाज आ रही बेटा? हाँ
अरे हाँ ना बोल बा। चलो ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जो आसमान रूपी पनघट है उसपे जो भोर रूपी चतुर स्त्री है वो क्या कर रही है, वो तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। फिर क्या कहती है भाई, फिर कहती है, फिर क्या कहती है कि खग कुलकुल कुलसा बोल रहा। खग का मतलब होता है पक्षी। खग किसका पर्यायवाची है, पक्षी का। तो खग जो है यहां पर दो, देखो तीन शब्द कुलकुल कुलकुल बोला गया है। एक कुल का मतलब होता है संपूर्ण सभी, और कुलकुल का मतलब होता है आवाज। तो क्या बोलते हैं भाई कि जो पक्षी हैं, जो सुबह सुबह क्या होता है, जब आप लोग सुबह सुबह उठते हो ना, पक्षियों की आवाज आती है, चीची चेचे आती है ना, सुबह सुबह उठो एक अलग ही धुन आती है, अलग ही आवाज, अलग ही स्वर चलता रहता है। तो वही कि जितने पक्षी हैं, ठीक है, जितने पक्षी हैं वो सब कुलकुल करके बोल रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय का मतलब होता है नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते। पेड़ों पर जो नए पत्ते आए हैं वो आंचल की तरह डोल रहे हैं। पेड़ों पर जो नए पत्ते आए हैं वो आंचल की तरह डोल रहे हैं। अंचल का मतलब यहां पर आंचल होगा, ठीक है। आंचल जानते हो, साड़ी का पल्ला जैसे मम्मी लोग का नहीं आंचल होता है वो। तो क्या बोलते हैं भाई, कहते हैं कि जो जितने भी पक्षी हैं वो सब कुल 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 करके बोल रहे हैं। फिर जो किसलय का अंचल डोल रहा, मतलब पेड़ों पर वृक्षों पर जितने भी नए पत्ते लगे हैं वो आंचल की तरह डोल रहे हैं। फिर लो यह लतिका भी भर लाई। लतिका क्या होता है, लताएं, ठीक है। लतिका क्या होती है बच्चा, लताएं। कि देखो ये जो लताएं हैं वो भी भर लाई। क्या भर लाई, क्या भर लाई, जल्दी से बताइए, लास्ट लाइन का मतलब क्या होगा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। जल्दी बताओ भाई, इसका मतलब बताओ। बताओ कि देखो ये लताएं भी भर लाई। मधु मतलब होता है, यहां पर शहद को बोला गया, ठीक है। मधु को मतलब यहां पर शहद बोला गया, और मधु का मतलब बसंत को भी कहा जाता है। जो बसंत ऋतु आती है ना, बसंत ऋतु को भी हम मधु कहते हैं, और मधु का मतलब यहां शहद होगा। कि देखो ये जितनी भी लतिकाएं हैं, जितनी भी लताएं हैं, लताओं पर क्या हुआ, फूलों की ना छोटी छोटी कलियां खिल गई हैं। लताओं पर फूलों की छोटी छोटी कलियां खिल गई हैं। तो कहते हैं कि देखो ये लतिका भी भर लाई मीठे शहद को, किसमें, मुकुल। मुकुल मतलब होता है अधखिली कलियां, अधखिली कलियां, ठीक है। देखो लताएं क्या भर लाई हैं, छोटी छोटी जो कलियां हैं, आधी खिली हुई कलियां हैं, उसमें शहद, नवल रस गागरी। गागरी मतलब गागरी के रूप में नए रस को भर के क्या ले आई है, लतिकाएं भी कलियों को भर लाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये वाला पैराग्राफ है भाई, क्लियर है। चलो आगे क्या कहती है, ठीक है, आगे क्या कहती है, आगे कहती है कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। ठीक है, तो अधर, अधर का मतलब होता है ओठ। वो अपनी अब सखी की तारीफ करती है। एक सखी जो है हमारी, जो सोनी थी, वो मोनी की अब तारीफ करती है। ठीक है, अब एक सखी अपनी दूसरी सखी की तारीफ करते हुए क्या कहती है कि अधरों में राग अमंद पिए। राग अमंद, यहां पर उसको वो जानते हो, दारू, दारू, मदिरा, मदिरा के रूप में यहां बोला गया है कि तू जब सो रही है तो ऐसा लग रहा है मानो तेरे अधरों ने मदिरा का पान कर लिया हो, तेरे ओठों ने मदिरा का पान कर लिया हो। अधरों में राग अमंद पिए, तूने मानो मदिरा का पान कर लिया हो। अलकों में मलयज बंद किए। अलको, अलक का मतलब होता है बाल, केश, ठीक है, बालों को कहते हैं, केशों को कहते हैं। ठीक है, कि तूने अपने ओठों पर मदिरा पान कर रखा है। ठीक है, दूसरी चीज, तूने अपने बालों पर मलयज, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा,
मलयज यहां पर उसको बोला गया है कि तूने अपने बालों पर मलय पर्वत से आने वाली उस सुगंधित हवा को बांध रखा है, बंद कर रखा है। मतलब उसकी सहेली ने अपने बाल बांधे हुए हैं, तो उसकी तारीफ में क्या कहती है कि तूने तो अपने बालों में ऐसा लग रहा है जैसे मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा को बांध दिया। ठीक है, तू अब तक सोई है आली, आली का मतलब सखी होता है, सहेली होता है। ठीक है, कि हे सखी तू अभी तक सोई हुई है आंखों में भरे विहागरी, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे तूने अपने आंखों में बहुत सारे सपने भरे हो। विहाग का मतलब यहां पर सपने होते हैं। ठीक है, मानो तूने अपनी आंखों में बहुत सारे सपने भरे हुए, इसलिए तू अभी तक सोई हुई है। गीत पोयम आपकी कंप्लीट हो गई है भाई। ठीक है, ये भी आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। अब यहां पर आप वर्ड मीनिंग देख सकते हो किसका मतलब क्या है। ठीक है, विहाग मतलब रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला एक राग, जो कि स्वप्न में भी उसमें हो जाता है। ठीक है, जिसको हम तब्दील कर सकते हैं, जो अंतिम पहर जो होता है रात का, उसमें गाते हैं। ठीक है, और भाई और किसका पूछे थे, अमंद मतलब होता है तीव्र, तेज। ठीक है, तो ये सारी वर्ड मीनिंग है और ये रही इसकी व्याख्या। पूरी व्याख्या है काव्य सौंदर्य है, जैसे मैंने बताया था। रस कौन सा है, इसमें श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस है, अर्थात एक नायक और एक नायिका के मिलन का रस है इसमें। ठीक है, कहा जाता है संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, जहां एक नायक और एक नायिका के मिलन की बात होती है, जहां उन दोनों का संयोग होता है, वो संयोग श्रृंगार हो गया। ठीक है, श्रृंगार गलत लिखा है, श्रृंगार आपका ऐसे लिख जाएगा। भाषा खड़ी बोली है, शैली गीत है, छंद गीत, अलंकार, रूपक, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं यमक, ये सारे हैं जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा है। क्लियर है भाई। पनघट का मतलब होता है नदी का किनारा। ठीक है, चलो भाई हमारी एक कविता तो कंप्लीट हो गई है। श्रद्धा मनु मैंने ऑलरेडी आपको इसकी समरी बता दी है। अब बताओ इसको आज एक्सप्लेन करना है या नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अब आपकी सीधा होगी वेडनेसडे को। तो बताओ आज पढ़ना है आधा अधूरा या नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ना है? हाँ जल्दी बताओ, बताओ भाई। गागरी का मतलब मटका भाई। नेक्स्ट में पढ़ना है। चलो एक दो पैराग्राफ समझा देती हूँ, पहला पैराग्राफ समझा देती हूँ, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम समझते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे तुम लोगों को क्या बताया कि इस पोयम को समझने के लिए आपको एज अ मूवी देखना होगा, कि एक मूवी आपके सामने चल रही है और उस मूवी में कैसे कैसे चीजें होती है। एक सिनेरियो है पूरा। ठीक है, एक सीन बना लो कि समुद्र का किनारा है, वहां पर एक पेड़ लगा हुआ है और उसी के नीचे एक बहुत सुंदर सा आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, वो इतना सुंदर है, लेकिन उस जगह पर अर्थात उस पूरे संसार पर अब कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। वहां प्रलय आया, प्रलय के बाद सब लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जीवित रहा, जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम मनु था। ध्यान रखिएगा, दो कैरेक्टर है हमारे पास, एक मनु है और एक हमारे पास श्रद्धा है। ठीक है, एक मनु है और एक हमारे पास श्रद्धा है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स की बातें हैं और इन्हीं दोनों को यह कहा जाता है कि जब संसार की शुरुआत हुई थी, मतलब संसार में जब नया जीवन शुरू हुआ था, तो इन्हीं दोनों के द्वारा उस जीवन की शुरुआत हुई थी। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हैं। मनु के नाम से ही हमारा लोग को मनुष्य कहा जाता है। ठीक है, मनु की वजह से ही हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है। तो इसको समझना। ठीक है, मनु और श्रद्धा। ठीक है, अब मनु पेड़ के किनारे बैठा हुआ है और श्रद्धा की अभी एंट्री नहीं हुई है। तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। श्रद्धा आती है। ठीक है, श्रद्धा आके एक व्यक्ति से सवाल पूछती है। श्रद्धा की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, श्रद्धा आती है और आते ही एक व्यक्ति से सवाल पूछती है। क्या कहती है कि तुम कौन हो? कौन तुम कौन हो? संस्कृति जल निधि तीर। संस्कृति का मतलब होता है संसार। ठीक है, जलनिधि का मतलब होता है सागर और तीर का मतलब होता है किनारा। ठीक है, तीर का मतलब क्या होता है? तीर का मतलब होता है किनारा। कि तुम कौन हो संसार के सागर के किनारे? तुम कौन हो हे व्यक्ति? तुम कौन हो जो ऐसा लग रहा हो मानो संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए?
वो क्या बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों के द्वारा फेंकी मणि के जैसे। मतलब वो इतना चमक रहे थे, मनु के अंदर इतना तेज था कि उनको श्रद्धा कहती है कि तुम कौन हो और तुम ऐसे लग रहे हो मानो संसार रूपी सागर के किनारे किसी ने लहरों के, संसार रूपी सागर के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी हुई मणि के समान। ठीक है, फिर कहते कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम कौन हो इस निर्जन जगह, निर्जन मतलब जहां कोई भी ना हो, वहां पर चुपचाप बैठकर प्रभा मतलब रोशनी, प्रकाश, प्रकाश की धारा से अभिषेक कर रहे, मतलब उनके ऊपर प्रकाश पड़ रही थी। मधुर विश्रांत और एकांत, तुम बहुत ही शांति से बैठे हुए हो, एकांत में हो। ठीक है, मधुर मतलब अच्छा मीठा। और जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ये जगत का जो सुलझा हुआ रहस्य है वो तुम्हारे द्वारा ही असल प्रतीत हो रहा है। ठीक है, एक करुणामय सुंदर मौन, तुमने एक बहुत ही सुंदर सा मौन धारण कर रखा है जो कि थोड़ा सा उदास भी लग रहा है। और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा मन चंचल है पर उसमें एक अलग ही आलस्य दिखाई दे रहा है। और ये कविता तुम लोगों को अब तभी समझ में आएगी जब 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 मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो पेज नंबर 13 तक तुम्हारा क्लियर है। ठीक है, गीत हमने पूरी पढ़ ली है। और भाई ठीक है, होमवर्क ये है, कठिन शब्दों के अर्थ लिखने आप लोगों को। ठीक है, समरी श्रद्धा मनु मैंने पढ़ा, वो गीत पढ़ा दिया, श्रद्धा मनु नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बच्चों ये प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोगों के लिए, थैंक यू फॉर दिस क्लास। आप लोग लास्ट तक इतने अच्छे से बने रहते हो, इतना सारा प्यार देते हो। ठीक है, तो ये सारे गुड गुड प्यारे प्यारे से मैसेजेस आप लोगों के लिए कि यू आर कैपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग, तुम अच्छी चीजों को पाने के लिए हो। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग अमेजिंग, तुम बहुत अच्छे हो। डियर स्टूडेंट, यू इंस्पायर मी एवरी सिंगल डे, तुम लोग ही मुझे इंस्पायर करते हो यहाँ खड़े होकर पढ़ाने के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग माई शाइनिंग स्टार। ठीक है, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू आर ओनली योर ओनली लिमिट, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम ही अपनी लिमिट तय कर सकते हो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम फिजिक्स वाला। ठीक है, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। ठीक है, आप लोगों के लिए इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस लेके आई हूं। एंड थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, क्यूरियोसिटी एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ थिंग। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सायनारा, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, लव यू ऑल। प्यारी लग रही है ना पीछे ऐसी वाली? ठीक है, अच्छी लग रही है ना, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखो, खूब सारी पढ़ाई करो। ठीक है, बाय।